डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बताना है कि क्या होगा। देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से सभी का। फास्ट में देखिए जल्दी से, फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा भी, तुरंत बताएंगे। चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट में एकदम सोल्यूशन करना है, रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन में। देखिए क्वेश्चन क्या है उसको समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा, है ना। आप लोग बहुत सारा ट्रिक, आज ट्रिक बताते हैं, समझ गए ना, इसका ट्रिक। और बाकी जो आप बनाने का टेक्निक सीखे थे उसका भी यूज कर सकते हैं आप। देखिए ये ट्रिक कोई बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे आंसर देख लीजिएगा ध्यान से, ट्रिक कोई बुक में नहीं मिलेगा। देखिए हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर अच्छी तरह से, टेंशन नहीं लेना है, बस इतना याद रखिएगा। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए ये केजेड है और ये ओमेगा टी है। इसी दो को देखना है, प्लस माइनस फाइव को नहीं देखना है। अगर दोनों के पहले साइन सेम हो, जैसे यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ दोनों जगह साइन सेम है, प्लस प्लस है, यहाँ भी दोनों जगह साइन सेम है, माइनस माइनस है। अगर ओमेगा टी और के जेड या के एक्स या के साथ जो जुड़ा रहे उसका साइन सेम दे दे, तो क्या करना है, तो वही ट्रिक लिख रहे हैं। ट्रिक में समझ लीजिएगा बात को ध्यान से। इफ साइन ऑफ ओमेगा टी एंड के जेड या के एक्स इज सेम, देन तब वेव प्रोपगेट इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। याद कीजिए हम क्या बोले हैं, यही साइन है, यही इतना ही याद रखना है बस, और कुछ नहीं। और जो क्वेश्चन आपका 5 मिनट में बनता था ग्राफ से, वह 5 सेकेंड में बनेगा। देखिए इसका साइन और इसका साइन यदि सेम हो जाए तो वेव निगेटिव एक्सिस में जाएगा। देखिए यहाँ निगेटिव एक्स एक्सिस इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ एक्स लिखा हुआ है, यानी कि तब तो इसका आंसर अगर लिखा जाए सीधा सीधा, यहाँ पर आंसर सबका अगर लिखे मैं लिखना चाहते हैं तो देखिए अब आप समझ लीजिए इसका क्या होगा। केजेड है और ओमेगा टी है, दोनों का साइन सेम नहीं है, डिफरेंट है, एक का प्लस है एक का माइनस है, इसीलिए ये पॉजिटिव जेड एक्सिस में जाएगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस में ये प्रोपगेट करेगा। एक ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वह आंसर क्या होगा आपका, एक्स है, और यहाँ एक्स है और दोनों अपोजिट है, इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये प्रोपगेट करेगा। और यह दोनों सेम है, इसलिए दोनों प्लस प्लस है यहाँ पर, इसलिए ये निगेटिव जेड में जाएगा। ये किधर जाएगा, निगेटिव जेड एक्सिस में प्रोपगेट करेगा, ठीक है। और यहाँ दोनों सेम है, इसलिए निगेटिव जेड एक्सिस में प्रोपगेट करेगा। एक्सिस कहाँ लिखा रहेगा, तो एक्सिस के साथ रहेगा, वही लिखाएगा। यहाँ जेड है तो जेड में जाएगा, यहाँ एक्स है तो एक्स में जाएगा। इससे के बाद भी आप लोग को अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमको बोलिए, इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है आप लोग को तो हमको बतला सकते हैं। देख लिए ध्यान से, किन्हीं को कोई डाउट हो, है ना। ऐसे पिछले क्लास में हम टेक्निक बता चुके थे,
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये जो है आपका ट्रिक समाप्त हुआ अब, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा, ये टेक्निक है, ट्रिक है, ये बुक में नहीं मिलेगा, आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा बाद में, है ना। और पहले पिछले क्लास में हम इसको बता भी चुके हैं। अब देखिए इसका यूज कैसे होगा, हम लोग यूज कैसे करेंगे, कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा है, वो क्वेश्चन आपको देते हैं जो जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन है आपका जेईई मैंने पूछा हुआ है, कहता है एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्ट। देखिए डिस्प्लेसमेंट, देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ, देख लीजिए ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप लिखते जा सकते हैं क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो है, पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ऑफ अ मीडियम, मीडियम बाई बराबर दिया हुआ है आपका 10⁻⁻6 साइन 100t और प्लस 20x प्लस π/4 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ वेव विथ डायरेक्शन। ये जेईई मेन यानी जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, 2004 का पूछा हुआ है। आपको स्पीड ऑफ वेव बताना है और डायरेक्शन के साथ बतलाना है कि किधर जा रहा है। जल्दी से बनाइएगा, फास्ट में एकदम बना के भेजना है। क्वेश्चन देखिए जेईई मेन में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। अब लाइट अब भेजें, टाइम बात करने के बाद कोई नहीं, डायरेक्शन लेकिन कोई लिखे नहीं थे जल्दी से। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, देख लीजिए यहाँ से। आप इसके जैसा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने मन से लिखिए, जैसे ये पाई इक्वल टू इतना लिखा हुआ है तो आप लिखिए पाई बराबर ए साइन, और ये ओमेगा टी हो गया, और ये के एक्स हो गया, और ये फाई हो गया, मतलब उसके जैसा लिखिए। और स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला बोले थे याद करने के लिए, स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, W बाई के, यही ना, W/K होता है। तो W क्या है, तो W के बदले देखिए ये डाटा दिया हुआ है आपका 100, तो 100 लिख दीजिए, और K के बदले क्या दिया है 20, यानी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड एलोंग, किधर, तो दोनों जो है प्लस है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे लिखना है। यानी 5 मीटर पर सेकंड से वेव जो है एलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस में आपका मूवमेंट कर रहा है, वो यानी कि जा रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन में ज्यादा कोई खासियत नहीं था, है ना। और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इसी तरह से पूछता है बार बार क्वेश्चन, और हमने कहा ना कि नीट एक ऐसा एग्जाम है, जब आप क्वेश्चन बैंक खोलेंगे तब 30 सालों में कम से कम 20 बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका होगा, बस इतना ही सोच लीजिएगा। और इसमें कुछ होता नहीं है, बस इतना याद रखिए। देखिए एक क्वेश्चन फिर से दे रहे हैं, आप लोग को बनाना है, जो कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। और ये एक्चुअली पहले जेईई एडवांस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, है ना। तो एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स वेव। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल दिया है, नीट में पूछा हुआ है 2011 में, है ना। ट्रांसवर्स वेव क्वेश्चन लिखा है, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। ट्रांसवर्स वेव बाई इक्वल टू दिया हुआ है ए साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, wavelength, for what value of wavelength, for what value of wavelength is the wave velocity, is the wave velocity, is the wave velocity equal to maximum particle velocity, equal to maximum particle velocity, particle velocity आपको निकालना है। यहां पर बात समझ लीजिए, दिमाग लगाइए, 1-2 मिनट का टाइम आपको देते हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए एक बात बतलाते हैं, फिर से समझिए। देखिए क्वेश्चन से ही कंसेप्ट समझ में आएगा, बस इतना ही याद रखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम क्या कर, ठीक है, हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन से क्या समझना है वो समझिए। ये ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन, देखिए इसी को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन, इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव का इक्वेशन, इसी को कहते हैं वेव इक्वेशन, और इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मीडियम। क्या बोल दिया लास्ट में वो सुनिए, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन जो बताए हैं उसमें देखिए क्या था, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मीडियम दिया था। यानी कि आप समझ लीजिए मेरी बात को ध्यान से, अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे कंठ का जो वाइब्रेशन हो रहा है, सोर्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है, जितना फ्रीक्वेंसी है, जितना डिस्प्लेसमेंट है, जितना एम्पलीट्यूड है, और वह आवाज अगर हवा में निकला तो हवा का पार्टिकल का जो मीडियम है उतना ही एम्पलीट्यूड से ये भी आगे पीछे ऑसिलेट करेगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका ही होगा और उतना ही फ्रीक्वेंसी इसका भी होगा। इसीलिए इक्वेशन अलग अलग बार अलग अलग तरह से देता है, लैंग्वेज अलग देगा लेकिन इक्वेशन सबका एक ही जैसा देगा। अब कोई ट्रांसवर्स वेव होगा तो ट्रांसवर्स वेव में मीडियम पार्टिकल में जब वो वेव रिलीज होगा तो मीडियम पार्टिकल जो है आपका उसी एम्पलीट्यूड से ये ऑसिलेट करेगा जहां जितना सोर्स से कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर देखिए कहा वेव का इक्वेशन, एक पार्टिकल वेलोसिटी बोला है। अब बताइए वेव का इक्वेशन और पार्टिकल वेलोसिटी में क्या होगा वो समझ सकते हैं बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, यानी वेव का इक्वेशन और पार्टिकल वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, इसलिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या कह रहे हैं जो। तो यहां से सबसे पहले तो इक्वेशन से आपको ये पता चलेगा कि स्पीड ऑफ वेव जो होगा, स्पीड ऑफ वेव का जो फॉर्मूला होता है v बराबर, वो आपको पता है कि ओमेगा बाई के होता है, इतना बात पता है, या फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, दो चीज होता है, दोनों फॉर्मूला होता है। अब ये किसका इक्वेशन दिया हुआ है, वेव का भी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का भी इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बाई बराबर जो दिया हुआ है इक्वेशन, वो दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, तो v बराबर फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाय था तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा dy बाई dt। अब आप लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो बाहर है, डिफरेंशिएशन के अंदर होगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई डी टी।
अब आया ना, हम बोले थे ना कि अब याद कीजिए डिफरेंशिएशन चेन रूल में क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा बाहर, ए ओमेगा हो जाएगा, और साइन का हो जाता है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, जैसा है वैसा रह जाएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या है, व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज वेव वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो देखिए जहां भी इक्वेशन हो तो ध्यान से सुनिएगा इस तरह के इक्वेशन की बात को। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, यदि ये डिस्प्लेसमेंट बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, तो बाई जो यहाँ है, बाई जो यहाँ पर है उस समय डिस्प्लेसमेंट है और एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम वैल्यू है। बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, तो ए इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ भी है, तो ये ए ओमेगा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होगा, यानी जिसका इक्वेशन रहेगा साइन कॉस के पहले जो टर्म रहेगा वो मैक्सिमम चीज को इंडिकेट करता है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट 12th में ही पढ़ेंगे, आई बराबर आई नॉट, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। यानी जिस चीज का इक्वेशन इस तरह से दिया रहे, समझ लीजिएगा बात को, साइन कॉस के पहले जो टर्म रहता है उसके मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहां से मैं घेर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो निकल के आया, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी जो आपको आया निकल के, वो आया ए ओमेगा। और कहता है दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दोनों को इक्वल कर दीजिए। तब प्रश्न के अनुसार इक्वल कर दीजिएगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पर क्या करना है आपको। जो क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज द वेव वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी जो है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो वेव वेलोसिटी ये भी है, तब फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ बराबर एम्पलीट्यूड, और ये है ओमेगा, तो 2 पाई एफ भी होता है। तो एफ से एफ कट गया, एफ से एफ कट गया, तो लेमडा बराबर आ गया ट्वाइस पाई इंटू ए, योर आंसर। ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, 2 पाई ए, सॉरी 2 पाई ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल है। तो 2 पाई ए जो हो गया आपका क्या हो गया, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी हो गया। इसमें अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तब हमको बतला सकते हैं, है ना, नहीं तो फिर हम आगे तो बढ़ेंगे हर हाल में। देख लीजिए ध्यान से। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर से एक क्वेश्चन देते हैं, कितने लोग का सही हुआ अब आप लोग बता सकते हैं हमको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, बाद में आप तो लिख ही लेंगे, इसलिए अभी हम मिटा देते हैं ये सब, है ना। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, जहां नहीं समझ में आए हमको रोकिए टोकिए, जरूर बतलाएंगे। और बहुत जल्द आप लोग का ऑफलाइन क्लास चालू करने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्द, और इसी टाइम पे चालू करेंगे। जिनका जो बैच होगा वो चालू हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से। पूछ रहे सर, ऑफलाइन कोचिंग कैसे शुरू कीजिएगा? वो बता देंगे, हम बोले बहुत जल्द चालू करने वाले हैं अभी, है ना। देखिए क्वेश्चन एक है, ये भी आपका उसी तरह से क्वेश्चन है ना। इक्वेशन ऑफ वेव इज, देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव बाई बराबर दिया हुआ है अब की बार 3 साइन पाई बाई 2 कॉमन है, और ब्रैकेट के अंदर है 50t माइनस एक्स दिया हुआ है ऐसे, और यहाँ सब कुछ ऐसा है, फाइंड रेशियो
फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी। अब देखिए ध्यान से कि क्या करना है और नहीं करना है, जो जल्दी से फास्ट में एकदम, है ना, आराम से देख लीजिए हैं और जरा गौर से देखिएगा ध्यान से। अब आगे थ्योरी की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको इसी तरह से आएगा, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन सब बता दिए हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस करना बाकी है। इक्वेशन ऑफ वेव बाई इक्वल टू दिया हुआ इतना, फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी। यह भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि सोचिए क्वेश्चन में क्या अंतर किया है, कोई अंतर ज्यादा नहीं किया है। आपको दिया हुआ है तो एक यहाँ पर दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो गिवन है बाई बराबर 3 साइन दिया हुआ है। और इसको देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कीजिए, अंदर पहले गुना कीजिए दोनों में, तो ये 25 हो जाएगा और पाई हो जाएगा, 25 पाई हो जाएगा और इनटू टी हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। और माइनस पाई बाई 2 होगा, तब पाई एक्स बाई 2 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा इक्वेशन अब आपका बन के। और आप जानते हैं बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जानते हैं। अब आपका पता चल गया कि स्पीड ऑफ वेव जो होता है आपका ओमेगा बाई के होता है। फार्मूला याद हो गया, स्पीड ऑफ वेव ओमेगा बाई के होता है। ओमेगा के बदले जो वैल्यू है ये पूरा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और के के बदले वैल्यू जो है ये पूरा है, पाई बाई 2 है, ये है के का बदले वैल्यू है, देख लीजिए ध्यान से। तो अब ओमेगा है 25 पाई है और के का जो वैल्यू है पाई बाई 2 है। पाई बाई क्या है, 2 है आपका, तो पाई बाई 2 है, तो पाई से पाई 2 कट गया, ये यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड आ गया, देख लीजिए ध्यान से। अब कहता है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी भी निकालना है, तो आपको पता चल गया कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होगा, यानी कि पार्टिकल वेलोसिटी पहले निकालिएगा आप। पार्टिकल वेलोसिटी v बराबर होगा डी बाई बाई डी टी होगा। अब डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा v बराबर, तो देखिए ओमेगा बाहर आता है, याद कीजिए ओमेगा बाहर आता है, टी के साथ जो होता है ओमेगा बाहर आता है, यानी कि इतना पूरा बन के बाहर आएगा, 25 पाई बाहर आएगा। और यहाँ 3 था, तो 3 गुने 25 पाई होगा बाहर, देख लीजिए ध्यान से। और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो होगा 25 पाई टी माइनस पाई एक्स बाई 2, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ये हो गया। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होगा, पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की बात कीजिएगा तो v मैक्स जो होगा वह होगा आपका 75 75 पाई हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में कहता है फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कर रहा है रेशियो निकालना है, किसका किसका रेशियो निकालना है, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी यानी v मैक्स बाई v, तो v मैक्स जो है आपका 75 पाई है, 75 पाई है, और v जो है आपका आया था स्पीड ऑफ वेव वो 50 था। अब समझिए 3/2 यानी कि 3/2 पाई या 1.5 पाई आंसर आ जाएगा रेशियो में, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से। अगर कोई कष्ट है तो बोलिए। सर बोलिए। सर इससे पहले आप मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ए निकाले थे ना।
वो तो डेरिवेशन के बाद जो आ जाएगा, वहां क्योंकि ए आया था तो यहाँ से आपका देखिए वैल्यू जो आएगा ओमेगा बाहर आएगा, बस वही होगा। वहां जो इक्वेशन में दिया रहेगा उसके अनुसार हम डिफरेंशिएट करेंगे केवल, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा ना, उसमें कॉस या साइन के पहले जो टोटल वैल्यू होता है वही आपका होता है, क्या होता है आपका फार्मूला नहीं याद करना है, पहले भी समझ लीजिए, ये सब डिराइव करके बनेगा, हर बार इक्वेशन बदल बदल के देगा एग्जाम में, वैसे फार्मूला नहीं याद करना है। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और अगर एक्सेलरेशन निकालने के लिए कर बोलिए सर सभी में तो ये ओमेगा ही आएगा ना, अगर ये साइन भी ओमेगा रहेगा या ही क्यों कॉस भी। आएगा, टर्म बदल देगा तब कैसे होगा, यहाँ पर मान लिया कि 3 ओमेगा दे रहेगा तब कैसे हो जाएगा फिर आपका। सर तो ओमेगा का वैल्यू और ए का वैल्यू चेंज करेगा ना, तो भी मैक्स निकालना रहेगा तो ए ओमेगा वाले कर देंगे। अरे भाई यहाँ पर अगर 3 ओमेगा दे रहेगा तब क्या कीजिएगा आप, इक्वेशन में कुछ भी बदल सकता है। ये ओमेगा जो रहेगा उसके साथ जो वैल्यू रहेगा आपका ए ओमेगा, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं किया है तब फार्मूला वी मैक्स बराबर यही ओमेगा होगा। आइसोलेशन अगर एक बार निकालना पड़ेगा तो फिर से डिराइव करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार, तो हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, फार्मूला आपका वही आएगा, लेकिन क्वेश्चन जब बनाइएगा तो इस टर्म को आपको डिफरेंशिएट करके बनाइएगा, और नहीं तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि चेंज नहीं है तो फार्मूला डायरेक्ट लगा लीजिएगा, अगर चेंज नहीं है तो अगर चेंज कर गया तो फिर फार्मूला से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो भी प्रैक्टिस से, है ना। क्वेश्चन में कुछ भी बदल सकता है लास्ट टाइम। आगे बस समझ में। तो अब देखिए, अब आगे थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है इसी तरह से रहता है। देखिए ये था इक्वेशन ऑफ वेव, यानी कि जो वेव का इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का, वही पार्टिकल का भी इक्वेशन होता है, इस बात को समझ लीजिएगा, है ना। मीडियम पार्टिकल उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है जिस फ्रीक्वेंसी से सोर्स के द्वारा वेव प्रोड्यूस होता है। याद कर लीजिएगा, ये सब बात जो है ना कंफ्यूजन नहीं तो क्रिएट कर देता है बाद में जा करके, कि हम यहाँ वेव इक्वेशन बोल रहे हैं और वहाँ पार्टिकल इक्वेशन दे देता है, और उसका 2 क्वेश्चन भी करवा चुके थे, और जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है वहीं से क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो अब देखिए इसमें साउंड वेव में अब पढ़ना क्या है, तो अब साउंड वेव में हम लोग को इसके बाद क्या पढ़ना उसको देखते हैं। बहुत सिंपल चीज पढ़ना, बहुत ज्यादा नहीं अभी इधर है ना। सबसे पहले यहाँ 1-2 डेरिवेशन है डायमेंशन से, वो करके दिखाते हैं। स्पीड ऑफ वेव ऑन टाइट स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग अगर कोई टाइट है तो उस पर वेव कितना स्पीड से चलेगा उसका इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पर है हेडिंग है स्पीड ऑफ वेव ऑन टाइट स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव ऑन टाइट स्ट्रिंग, ये निकालना चाहते हैं। तो स्पीड ऑफ वेव ऑन टाइट स्ट्रिंग, तना हुआ धागे पर कितना तेज वेव चलेगा। तो एक बात तो आपको कंफर्म है कि स्ट्रिंग को अगर टाइट कर दिए, फिक्स है दीवार है ना, इसको टाइट कर दिए हैं, ये फिक्स्ड है, और ये आपका, तो इस पर वेव जो प्रोड्यूस होगा, वेव जो इस पर मोशन में आएगा, तो वेव आपका इस तरह से ये मूव करेगा, ये वेव वेलोसिटी अगर इधर से प्रोड्यूस किए हैं तो इधर से वेव उधर जाएगा, वेव वेलोसिटी इधर जाएगा। अब इसका स्पीड हमको निकालना है कि आखिर स्पीड क्या होगा, इस बात को समझने की कोशिश करना है, यानी वेव वेलोसिटी किस तरह से जाएगा वो आपको निकालने की कोशिश करना, यानी वेव इधर अगर मूव कर रहा है तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद स्ट्रिंग में क्या क्या चीज हो सकता है, बताइए फेनोमेना। टाइट फिर से बताइए। देखिए यहाँ पर फिर से बता रहे हैं, स्पीड ऑफ वेव ऑन टाइट स्ट्रिंग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, ये स्ट्रिंग है, ये धागा है, इसको टाइट कर दिए और धागे को प्लग्ड कीजिएगा, प्लग मतलब होता है झटका दीजिएगा ना, तो वेव आगे चलने लगेगा उस पर। और इसका स्टूडेंट सबसे पहले 7वां-8वां में पढ़ना था, है ना, कि 2 माचिस का दिया में जैसे एक्सपेरिमेंट खोज कैसे हुआ था कि वेव मूव कैसे करता है जो, है ना। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि 2 बॉक्स ले लीजिए, उसमें धागा बांध दीजिए, इधर से बोलिएगा तो वेव उस पर ट्रेवल करता है और 2 बार आवाज सुनाई देता है,
क्या करता है 2 बार। या एक बड़ा सा कोई पाइप है, उस पाइप में अगर बोलिएगा तो आप 1 बार बोलिएगा, और अगर पाइप लगभग 5-10 मीटर से ज्यादा लंबा हो तो आपको वेव उस पार 2 बार सुनाई देगा। 1 बार हवा के थ्रू जाएगा और 1 बार पाइप के थ्रू जाएगा। आप 1 बार बोलेंगे उधर 2 बार आवाज सुनाई देगा। इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से। तो वही सब फेनोमेना को यहाँ पर देखना है और समझना है बात को अच्छी तरह से। तो देखिए गौर से समझिएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो स्ट्रिंग को टाइट की यानी टेंशन है ना, और दूसरा इसका डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी। डेंसिटी अब पढ़ा चुके हैं हम आपको 11th में। डेंसिटी बहुत तरह का होता है और सारा डेंसिटी हम पढ़ा चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप मतलब कि अपने नेचुरल फिनोमेना के हिसाब से समझ करके लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ वेव ऑन a string depends on क्या, सबसे पहले टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, और लीनियर मास डेंसिटी को यहाँ पर साउंड वेव में म्यू से डिनोट किया गया है, याद कर लीजिएगा। वहां लेमडा से किए थे, यहाँ म्यू से किया है एनसीईआरटी बुक में, इसलिए हम कर रहे हैं लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ स्ट्रिंग। यानी कि स्ट्रिंग के 2 बात पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ वेव। ये हमको नेचुरल फिनोमेना से मिल गया। अब इसका फार्मूला डेरिवेशन करना है। फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि स्पीड ऑफ, यहाँ डायमेंशन से बनता है, स्पीड ऑफ वेव है, वह स्पीड ऑफ क्या है आपका वेव है, उसको भी से डिनोट करेंगे। आइए डिपेंड किस पर कर रहा है, तो एगो टेंशन पर डिपेंड कर रहा है, टेंशन टी फॉर टेंशन है, और दूसरा लीनियर मास डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। अब आपको पता है कि लीनियर मास डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बाई लेंथ होता है, और टेंशन एक फोर्स है तो उसका भी फार्मूला आपको पता है कि क्या होगा। जो बात समझ लिया अच्छी तरह से। अब यहाँ पर डायमेंशन से आप ये बनाइए कि मान लीजिए इसका पावर ए है, इसका पावर बी है। आपको पावर नहीं पता है कि क्या है, केवल ये पता है कि दोनों डिपेंड कर रहा है इस पर, यानी इस दोनों पर ये डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कैसे है, तो सम टाइम फार्मूला डेरिवेशन के लिए डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं हम लोग, तो उसी का यूज कर रहे हैं। अब बताइए वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी -1 और एम पर पावर 0 कर दीजिए। टेंशन यानी फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो एम एल टी -2 और उसका पावर होल ए हो गया। लीनियर मास डेंसिटी जो हो गया आपका मास बाई लेंथ हो गया, तो मास बाई लेंथ का डायमेंशन ये होगा, उसका पावर भी होगा। फास्ट में जल्दी से हमसे पहले कौन बनाते हैं, यानी यहां से डिराइव करना है आपको, तो आप याद किए डायमेंशन एनालिसिस को। अगर आप इधर लिखते हैं फॉर मास के लिए, सबसे पहले इतना लिखने के बाद फॉर मास के लिए लिखा जाता है, तो मास का पावर इधर 0 है, इधर मास का पावर ए और बी है। देख लीजिए ध्यान से। तो मैं थोड़ा रूल लगाते हैं यहाँ पर, याद कीजिए। अब ये सब में यहाँ टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 11th में सब पढ़ाते हैं बात, और जिनको नहीं समझ में आता है 11th का क्लास अभी चालू करेंगे 9 बजे से, उसमें डायमेंशन एक आध क्लास में चालू होगा, मतलब वही पढ़ा रहे हैं वही। तो देख लिए ध्यान से, यहाँ पर फॉर मास के लिए जब चलेंगे तो इधर पावर 0 है, इधर m का पावर a है, इधर m का पावर b है, तो a प्लस b आ गया इक्वेशन पहला। फॉर टाइम के लिए चलिए, तो फॉर टाइम के लिए अगर चलिएगा तो टाइम का पावर इधर कितना है, टाइम का पावर इधर -1 है, ठीक है। इधर टाइम का पावर किधर है, -2a है, क्योंकि इसमें टाइम तो है ही नहीं, -2a है, तो -2a लिख दीजिए। तो यहाँ से a बराबर आ गया 1/2, और यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो आपका b बराबर होगा -a यानी -1/2। देख लीजिए ध्यान से, वहां तक आ गया। तो स्पीड ऑफ वेव जो था v बराबर क्या था, t और म्यू था। अब t का पावर कितना आ गया, a था, तो a का वैल्यू आ गया 1/2 और इसका वैल्यू आ गया -1/2। अगर इसको लिखिएगा तो मैथ के हिसाब से t बटा म्यू होल का पावर 1/2 हो जाएगा, देख लीजिए। और तब स्पीड ऑफ वेव
ऑन स्ट्रिंग का जो फॉर्मूला आ गया v बराबर अंडर रूट टेंशन बटा लीनियर मास डेंसिटी। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए। स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। डेरिवेशन के साथ ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देख लीजिए, अगर कहीं को किन्हीं को कष्ट है तो बोलिए। यानी स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग हम बोलेंगे तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए अंडर रूट टेंशन बाई क्या होगा, लीनियर मास डेंसिटी होगा। अंडर रूट टेंशन बाई लीनियर मास डेंसिटी, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। कोई परेशानी है तो हमको बतलाइए, देख लीजिए, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको जो। ठीक है, तो इसको अब इरेज करते हैं, मिटाते हैं, फिर अगला डेरिवेशन में चलते हैं। अगला डेरिवेशन है न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन कहाँ नहीं है, इस बात को अब समझ लीजिए आप ध्यान से, है ना। न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव, है ना। न्यूटन फॉर्मूला आप डिराइव करेंगे। न्यूटन ने भी सबसे पहले, यानी कब, बहुत पहले, आज से 400 साल पहले स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या होता है इन एयर वो निकाला था। मतलब हम बोल रहे हैं और हवा में वेव कितना तेजी से चलेगा उसका फार्मूला की बात करेंगे, है ना, कि उसका फार्मूला आखिर क्या होता है जो। तो देखिए, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, इसी को न्यूटन फार्मूला कहते हैं सबसे पहले, है ना। न्यूटन फार्मूला, न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ वेव इन एयर, यानी साउंड वेव, है ना, उसका एयर का, यानी न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। अब देखिए न्यूटन ने क्या किया था। न्यूटन के जमाने में साइंस तो बहुत कम डेवलप था, वो तो आपको पता है। न्यूटन ने ही सब कुछ साइंस को आगे बढ़ाने की कोशिश किया था। तो न्यूटन ने जनरली क्या माना, आप बताइए, हवा, आप रूम में बैठे वहां भी हवा है, हवा का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, आप सोचिए। तो हवा का सबसे पहला प्रॉपर्टी जब कभी आप पढ़े होंगे, सबसे पहले प्रेशर। हवा क्या है, दबाव डालती है, प्रेशर। दूसरा उसका जो है, प्रेशर के बाद क्या है, डेंसिटी। उसका डेंसिटी क्या होगा, नहीं, डेंसिटी, हवा का डेंसिटी सबसे कम होता है, क्योंकि आपको ये बात पहले से पता है। ठीक है, क्या, प्रेशर और डेंसिटी, क्या, प्रेशर और डेंसिटी। देख लीजिए ध्यान से। तो न्यूटन ने सबसे पहले इसी तरह से फार्मूला डिराइव किया था, लेकिन ये फार्मूला बाद में जाके गलत साबित हो गया था, है ना। लेकिन जब एनसीईआरटी में दे दिया है तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक टर्म था इलास्टिसिटी, वो भी पढ़ा चुके हैं आपको, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम भी पढ़ा चुके हैं, ध्यान से समझ लीजिए। और यह कब पढ़ाए हैं, तो हिट जो पढ़ा रहे थे उसमें पढ़ाए हैं, है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, ई का मतलब क्या होता है, तो इलास्टिसिटी हर एक मीडियम का होता है, यानी जिसको खींच करके छोड़ते हैं और अपने शेप में चला जाता है उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। और एनी टाइप ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी जो था वो डिपेंड किस पर करता था, उसका डायमेंशन क्या होता था, तो प्रेशर के बराबर होता था। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। अब जब यहाँ पर बात करते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पर एक्चुअली क्या है वो समझ लीजिए, न्यूटन के द्वारा, है ना। स्पीड ऑफ साउंड वेव, यानी कि स्पीड ऑफ वेव इन एयर डिपेंड्स ऑन, किस पर, डिपेंड्स ऑन प्रेशर और इसी प्रेशर जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम होता है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, स्पीड ऑफ वेव इन एयर डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब बताइए हवा में डेंसिटी कौन सा लीजिएगा, लिनियर या सरफेस या वॉल्यूमेट्रिक, ये आप लोग को बतलाना है। कौन सा डेंसिटी लीजिएगा आप सोच लीजिए, हमको कुछ नहीं सोचना है। तो वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक लेंगे तो स्पीड में हम लोग या तो इलास्टिसिटी या तो प्रेशर की बात कीजिए, तो प्रेशर से हम अभी निकालते हैं प्रेशर और डेंसिटी। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, याद कर लीजिए। इसका पावर ए लिखेंगे, इसका पावर बी लिखेंगे। अब देखिए गौर से समझिएगा अच्छी तरह से, आप बात समझ लीजिए। चलिए इलास्टिसिटी से ही डिनोट कर देते हैं, जो आपका एनसीईआरटी में दिया है। इलास्टिसिटी से ई से, ई फॉर इलास्टिसिटी है, वहां लिखा हुआ है देखिए इलास्टिसिटी है, ठीक है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। तो ई फॉर इलास्टिसिटी है, तो अब स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, LT-1 आप जानते हैं पहले से, इसका m का पावर 0 लगा दीजिए। अब इलास्टिसिटी का डायमेंशन जो होता है प्रेशर के बराबर होता है, तो प्रेशर का होता है m L-1 और T-2 का पावर a हो गया। और डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, तब वॉल्यूम L-3 हो जाएगा ऊपर जाकर के, और उसका पावर b। अब इसके बाद देखिए फॉर मास के लिए फिर से लिखते हैं, फॉर मास के लिए चलते हैं। अगर आप मास के लिए चलते हैं तो मास का पावर इधर 0 है, इधर मास का जो पावर है a है और b है, यानी a प्लस b है। यह इक्वेशन पहला हुआ। फॉर चलते हैं किसके लिए, टाइम के लिए चलते हैं। तो टाइम के लिए जब चलेंगे तो इधर पावर -1 है, देख लिए ध्यान से, इधर पावर -2a है। यानी आप यहां से लिख सकते हैं a बराबर 1/2, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिएगा तो आपका b बराबर होगा -a यानी -1/2, यानी फिर से वही आ गया। तो यहां से फिर से चलते हैं हम लोग आगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीड का जो फॉर्मूला आ गया, v बराबर e का पावर हाफ और डेंसिटी का पावर -हाफ। तो v बराबर आप लिख सकते हैं √e/ρ, और e जो है इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, यानी हर एक मीडियम की हम बात कर लिए हैं, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस सब के लिए। तो e जो है इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम है। हवा भी इलास्टिसिटी शो करता है, बस इतना ही याद रखिए, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम है। और रो जो है आपका डेंसिटी ऑफ मीडियम है, पहले देखा चुके हैं, E/ρ आया। लेकिन न्यूटन ने क्या माना वो बात समझ लीजिए। न्यूटन फार्मूला में न्यूटन ने क्या माना उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं पहले, इसके बाद न्यूटन की बात करते हैं। तो इतना में क्योंकि हटेगा नहीं, तो देख लीजिए। हाँ बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। इलास्टिसिटी क्या इलास्टिसिटी, तो बता दीजिए। इलास्टिसिटी बता रहे हैं। इलास्टिसिटी क्या पूछना है, इलास्टिसिटी मतलब होता है लचीलापन, जिसको आप आगे बाई फोर्सली अगर दूसरे जगह ले जाते हैं तो फिर से अपने शेप में लौट आता है, वो इलास्टिसिटी कहलाता है। इलास्टिसिटी हर एक मीडियम में प्रेजेंट है, हवा में भी प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है। देखिए कोई चीज को स्किन को खींच दिया फिर छोड़े तो अपने शेप में चला गया है, तो इलास्टिसिटी सभी जगह प्रेजेंट है। अब ये पता करना कि सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होता है, तो सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है स्टेनलेस स्टील होता है ना। इलास्टिक क्या होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। ये सब प्रॉपर्टीज है, हर एक प्रॉपर्टीज में इलास्टिसिटी है ना। तो इलास्टिसिटी एक बिहेवियर है मीडियम का, वो और उसका डायमेंशन जो होता है प्रेशर के बराबर होता है। ये इसको लिखने के लिए हम वहां पर लिख दिए थे। और कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, क्योंकि अब इसके बाद न्यूटन ने क्या माना था वो हम बात करेंगे। न्यूटन का क्या एजम्पशन है, देखिए न्यूटन का जो एजम्पशन था ना, इसी को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूटन का एजम्पशन था कि साउंड वेव जब हवा में चलता है, जब हवा में चलता है तो वह आइसोथर्मल प्रोसेस शो करता है। देख लिए ध्यान से, कौन सा, आइसोथर्मल। अब हीट में पढ़ चुके हैं ना आइसोथर्मल, अगर नहीं पढ़े होते तो यहाँ तो बड़ा मजा आ जाता है ना कि सर आइसोथर्मल क्या होता है वो पढ़ाइए। तो सम चैप्टर जो होता है मिक्स होता है, इसलिए साइंस में कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें आपको याद करके आगे बढ़िए, आप बाद में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो एजम्पशन जो था न्यूटन का, एजम्पशन जो था न्यूटन का वो क्या था,
है ना, when sound wave propagate in air, then it follow isothermal process, आइसोथर्मल प्रोसेस शो करेगा। अब आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी बराबर कांस्टेंट होता है। पीवी बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये बात आपको पता है। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए अब फंक्शन दोनों, देखिए एक बात समझ लीजिए, हवा में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों फंक्शन में है, यानी दबाइएगा तो हवा में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बदलेगा एक साथ, तो दोनों फंक्शन में टू वेरिएबल है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार ऐसे देखिए, हम पूरा लिख रहे हैं एक बार, अगला बार से सब काम नहीं होगा, इसलिए ध्यान समझिएगा। डी पी भी बाई डी भी लिखिएगा, अगर पी लिखते हैं तो जो भी है ऐसे लिख दीजिए, फिर प्लस का साइन दीजिएगा, और फिर सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, चेन रूल चूंकि लगाना रहता है ना, इंटू डी भी, तब नहीं कटेगा ये नीचे ऊपर, और प्लस फिर लिखिएगा डी पी भी, और अगर डीपी लिखते हैं तो डीपी यहाँ ऊपर, चेन रूल लगाना रहता है, ये बात को समझ लीजिए। और देखिए कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, लेकिन बुक में ये वाला बात नहीं लिखेगा आपको। बुक में जानते क्या लिखता है सीधा, अब इसके टर्म में डिफरेंशिएट किए तो डीवी बाई भी 1 हो जाएगा, यानी पी डी भी हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, भी डीपी हो जाएगा। बुक में ये स्टेप नहीं लिखा रहेगा कभी भी, सीधा ये स्टेप लिखा रहता है, यानी कि इसके बाद ये लिखेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड, और ये इक्वेशन लिखा रहता है, याद कर लीजिएगा। और हम भी यही इक्वेशन लिखेंगे अगली बार से जहां मिलेगा। तो आप पूछने उस समय मत जाइए सर कहाँ से लाए हैं, देख लीजिए, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा बात को, हम कहाँ से लाए हैं, जो है ना, चेन लगा करके लाए हैं। अब यहाँ से हमको निकालना है एक्चुअली प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है, तो प्रेशर बराबर क्या लिखे, पहले उसको उधर ले जाइएगा, सॉरी चेंज इन प्रेशर निकालना है आपको, चेंज इन प्रेशर इसको निकालना है आपको, तो ये उसको उधर ले जाइएगा। तो जब चेंज इन प्रेशर की बात करिएगा तो वहां पर बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या होगा, चेंज इन प्रेशर इसको निकालना है, तो डीपी बराबर लिखिएगा, तो इसको ले जाइए उधर, तो इक्वल के उस साइड ले जाइए, तो माइनस पी डी भी हो जाएगा। ये देख लीजिए, उधर जाके माइनस पी डी भी, और डीपी आपको निकालना है चेंज इन प्रेशर, और बाई क्या होगा आपका, डी भी हो जाएगा, बाई भी। यह देखिए एक फार्मूला है, चेंज इन प्रेशर वाला माइनस पी और डीवी बाई डी भी, इसको कहते हैं क्या, याद कीजिए, कोई बोलिए जल्दी से, डीवी बाई भी को क्या कहते हैं, स्ट्रेन 3 तरह का, लॉन्गिट्यूडनल, शियर और वॉल्यूमेट्रिक, इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक। हम बोल देंगे तब, हाँ कहते हैं कि सर रिवीजन करके रखते हैं, बताइए। देखिए यहाँ डीपी इक्वल टू माइनस पी डीवी बाई डीवी होता है, ये बात याद कर लीजिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ऑल्सो वहां पर हम लोग जानते क्या पढ़े थे, चेंज इन प्रेशर बराबर पढ़े थे माइनस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बोले थे ना, माइनस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और डीवी बाई भी पढ़े थे, याद कर लीजिए। तो इक्वेशन सेकंड हो गया यहाँ पर। तो न्यूटन ने कहा कि हम यहाँ से आइसोथर्मल प्रोसेस माने हैं जंक्शन में, वहां से चेंज इन प्रेशर का ये फार्मूला लगाए, और ये फार्मूला चेंज इन प्रेशर होता है जब भी आप किसी फ्लूइड मीडियम को प्रेशराइज करेंगे। तो ये फार्मूला हम लोग कहाँ पढ़े थे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड प्रॉपर्टीज में, यानी 11th का सेकंड बुक का पहला चैप्टर में पढ़े थे, माइनस बल्क मॉडुलस डीवी बाई भी पढ़े थे, याद कर लीजिए। तो माइनस बल्क मॉडुलस डीवी बाई भी पढ़े थे, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हैं क्या, कि बल्क मॉडुलस जो होगा इलास्टिसिटी का, वो प्रेशर के बराबर होगा, कहाँ, एयर में। देख लीजिए बल्क मॉडुलस जो होगा प्रेशर ऑफ एयर के बराबर होगा। और आप जानते थे कि स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम, कोई भी मीडियम हो, हवा हो, पानी हो, मीडियम में वो फार्मूला होता था आपका ई बाई रो, क्या होता था, ई बाई रो। ये इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम है, आई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तब तो स्पीड ऑफ वेव इन फ्लूइड, फ्लूइड में
फ्लूइड में क्या होता था, याद कीजिए, बल्क मॉडुलस था। स्पीड ऑफ वेव इन फ्लूइड मीडियम में अगर रहेगा, फ्लूइड मीडियम में यानी हवा और पानी दोनों में, तो v बराबर क्या होगा, अंडर रूट फार्मूला होगा। यही फार्मूला बदल जाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई रो। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई रो हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। अब न्यूटन ने तब क्या किया, बल्क मॉडुलस को प्रेशर में बदल दिया। बल्क मॉडुलस को क्या कर दिया, प्रेशर में, और लिख दिया कि स्पीड ऑफ वेव इन एयर, इस फार्मूला को बदल के कर दिया स्पीड ऑफ वेव इन एयर v बराबर अंडर रूट पी बाई रो। क्या कर दिया, p बाई रो। लेकिन अब जब ये फार्मूला v बराबर निकालने चला अंडर रूट पी बाई रो, तब प्रेशर ऑफ, आप बताइए जिस रूम में अभी बैठे हुए हैं, जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, वहां का प्रेशर कितना है? केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना आप लोग, बताइए जल्दी से, देख लीजिए एकदम। 1 atm को SI यूनिट में लिखते हैं 1.01 गुने 10 टू पावर 5। डेंसिटी ऑफ एयर कितना है आपके रूम में, हवा का डेंसिटी क्या है, घनत्व कितना है, ये बताइए। केमिस्ट्री में सब पढ़े हैं, मोल कंसेप्ट में सब आता है। डेंसिटी ऑफ एयर 1.29। वेरी गुड, बहुत लोग को याद है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। इन सभी को गुना भाग कीजिएगा तो आंसर आएगा 280 मीटर पर सेकेंड। 280 मीटर पर सेकेंड आएगा स्पीड ऑफ साउंड एयर। लेकिन आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड एयर होता कितना है? 340 मीटर पर 340, 330, 332 होता है। तो अब बताइए जब 332 होता है और यहाँ न्यूटन 280 लाया था, तो न्यूटन जिस जमाने में इसको प्रूफ किया होगा 16वीं शताब्दी में, तब से एक 200 साल तक तो यही वैलिड था। अब सोच लीजिए, जब तक स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं बना होगा, तब तक तो न्यूटन को कोई गलत नहीं ठहराया होगा। और स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको याद है? किस इंस्ट्रूमेंट से स्पीड ऑफ साउंड मेजर किया जाता है? आप लोग पढ़े होंगे कभी ना कभी, सोनोमीटर। नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? हाँ, तो स्पीड ऑफ साउंड मेजर करता है वो। और वो पता चला लगभग 18वीं शताब्दी, 200 साल तक न्यूटन का गलत फार्मूला सब लोग सही समझते रहा। अब सोचिए हम लोग कितना चीज अभी गलत पढ़ रहे हैं पता नहीं, बाद में कोई प्रूफ कर दे कि नहीं ये गलत है वो सही होगा, सोच लीजिए, है ना। तो 280 मीटर पर सेकंड ये गलत फार्मूला डेराइव है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं गलत फार्मूला डेरिवेशन कैसे है। अब हम लोग तब ये फार्मूला को सही कैसे पता करेंगे आने की। देखिए जब स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने इंस्ट्रूमेंट मिला, तो हर बार स्पीड ऑफ साउंड जो मेजर होता है वो आता था 330, 335, 340, 280। थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, इतना ज्यादा एरर नहीं। तब सब साइंटिस्ट के बीच में एक घमासान हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा, नहीं उसके बिना कैसे काम चलेगा, बहस हुआ होगा, एकदम तीखा बहस कि न्यूटन सही है न्यूटन गलत है, न्यूटन सही है न्यूटन गलत है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं मोदी गलत है मोदी सही है, नहीं, कोई कहता बहुत गलत है कोई बहुत सही है, उसी तरह से। तो यहाँ 280 मीटर पर सेकेंड आया। और अब हम लोग जब खोजने लगे सारे साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट को सबसे पहले ये मिला क्या, इसका मतलब कि सही चीज, उसका नाम था लैपलास। मैथ में भी पढ़ना है इंटीग्रेशन में, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो लैपलास साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए लैपलास करेक्शन आया यहाँ पर। लैपलास ने इस फार्मूला को सही किया था। अब सही फार्मूला क्या है वो पढ़ लेते हैं, यानी लैपलास करेक्शन, है ना। देखिए जब तक लैपलास करेक्शन खत्म नहीं होगा तब तक हम क्लास खत्म नहीं करेंगे, इसलिए बात समझ लीजिएगा। अगर मीटिंग एंड होगा तो फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब है लैपलास करेक्शन की बात करेंगे, किसकी, लैपलास करेक्शन की बात करेंगे कि लैपलास करेक्शन में क्या किया गया। देखिए लैपलास ने सबसे एजम्पशन को बदला। एजम्पशन में क्या किया लैपलास ने, कहा कि साउंड वेव जब हवा में चलेगा, वेव जब हवा में चलेगा तो आइसोथर्मल नहीं, वह एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो करेगा। कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो करेगा, है ना। तो लैपलास करेक्शन, कौन करेक्शन, लैपलास, लैपलास करेक्शन
है ना। इसके द्वारा क्या किया गया वो समझ लीजिए। व्हेन वेव propagate, when wave propagate in air, then it follow adiabatic process, adiabatic process। और एडियाबेटिक प्रोसेस आपको पता है कि पी भी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। आप डिफरेंशिएट बोथ साइड फिर से लिख रहे हैं, आपकी बात डायरेक्ट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड फिर से लिख रहे हैं, आपकी बात डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा। देखिए अगर पी को कांस्टेंट मानेंगे तो लिखेंगे गामा भी गामा माइनस पी, और पी कांस्टेंट था और इनटू डी भी हो जाएगा, और प्लस अगर भी को कांस्टेंट मानेंगे तो भी गामा और डीपी हो जाएगा, आई इक्वल टू कांस्टेंट का 0 होगा। और हमको तो चेंज इन प्रेशर निकालना रहता है, तो चेंज इन प्रेशर बराबर क्या लिखिएगा, पहले इसको उधर ले जाइएगा तो माइनस गामा पी और हो जाएगा भी गामा माइनस 1 इंटू डी भी। देखिए हम ये पूरा टर्म को उठा के उधर ले गए इसलिए माइनस, अब भी गामा डीपी बच गया था तो यहाँ भी गामा नीचे चला जाएगा। देखिए गौर से समझिएगा, इसको जब ऊपर ले जाइएगा तो ये कट जाएगा गामा, अब भी का पावर -1 बच जाएगा। तो एक स्टेप हम यहाँ काट रहे हैं, और इसलिए काट रहे हैं कि आपका दिमाग तेज करने के लिए आपको खुद समझना पड़ेगा। माइनस गामा पी और डी भी बाई भी हो जाएगा, ये देख लिए ध्यान से। और ये हो गया इक्वेशन पहला। ऑल्सो आप क्या जानते हैं, चेंज इन प्रेशर बड़ा होगा माइनस बल्क मॉडुलस चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। अब बताइए ध्यान से, अब यहाँ बल्क मॉडुलस के बदले आ गया गामा इंटू पी आ गया, देख लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब चलेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जब चलेंगे तब क्या होगा, आपको बल्क मॉडुलस बराबर आ गया गामा पी, जबकि न्यूटन ने लाया था पी केवल। अब बल्क मॉडुलस बराबर आ गया गामा इंटू पी। एक बात तो पता चल गया होगा हम लोग को कि आपका बात हम तभी मानेंगे जब आप हमको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो लैपलास का भी लोग साइंटिस्ट, देखिए अगर हम साइंटिस्ट हम खोज कर दिए, आप लोग भी साइंटिस्ट हैं, तो मेरा बात मान लीजिएगा, सब लोग को आगे बढ़ने की इच्छा होती है ना। हमेशा हर एक जगह यही लड़ाई है, कौन टॉप पर है। और देखिए सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है टॉप वाला की होता है। देखिएगा पेपर में आएगा, जो टॉपर करेगा उसका रोल नंबर आएगा, लेकिन जो सेकंड है उसका उतना मान नहीं होता है। पिछले साल मेडिकल में क्या हुआ, 720 2 लाया, जिसको फर्स्ट रैंक रहा है वो सब जगह चल जा रहा है, और उतना ही नंबर लाने जिसको सेकंड रैंक मिला उसका कोई पूछ नहीं था। तो सभी जगह अपोज मिलेगा। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस जो फॉलो हुआ है, तो उस जमाने में जो साइंटिस्ट प्रूफ किए होंगे उनको भी अपोज मिला होगा, लेकिन वो प्रूफ किए होंगे शायद, तभी ऐसा हुआ होगा एक्सपेरिमेंटली। सब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रूफ है, लेकिन वो प्रूफ आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं। और यहाँ पर मैं एक बात लिख देना चाहता हूँ, ये गामा जो है ना CP/CV है, ये बात आपको अब याद रखना पड़ेगा। ये गामा है जो यहाँ क्या है, CP/CV है। तब तो स्पीड ऑफ वेव इन एयर, मजा आ गया, भी बराबर जो हो गया अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाई नहीं गामा पी बाई रो हो जाएगा डायरेक्ट। ये फार्मूला सही है। अब आप लोग बताइए, जहां रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में गामा का वैल्यू क्या लीजिएगा। आप जहां रूम में बैठे हुए हैं, इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, आपके रूम में गामा का वैल्यू क्या लीजिएगा। 7/5 क्यों, डायट मोनोटोमिक क्यों नहीं लेंगे। नाइट्रोजन बहुत मात्रा पड़ जाए। हाँ नाइट्रोजन बहुत अमाउंट में है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन बहुत अमाउंट, दोनों मिलकर 99 पहुंचा देता है। तो 99% तो डायटोमिक ही हो गया, इसलिए बात डोमिनेंट का मानेंगे तो डायटोमिक लेंगे। कितना, 7/5 लेंगे, है ना, डायटोमिक गैस का लेंगे। अब ये वैल्यू को जब यहाँ पर रखेंगे, भी बराबर अंडर रूट आपका कितना
7/5 और 1.01 गुने 10⁵ डिवाइडेड बाई डेंसिटी 1.29 एकदम एग्जैक्ट 332.5 मीटर पर सेकंड आता है। यही वाला वैल्यू आता है, ये 332.5 मीटर पर सेकंड। ये लैप्लास करेक्शन का फॉर्मूला यही है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या है लैप्लास करेक्शन का फॉर्मूला आपका यही है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हमको 5 मिनट और टाइम दीजिए, 5-7 मिनट। जितना पढ़े हैं ना उस फार्मूला को सारा रिव्यू करवा देते हैं एक जगह आपको, क्योंकि समरी जब तक नहीं रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा बहुत, क्योंकि यहाँ फार्मूला बहुत आ गया है। ठीक है, तो लैप्लास करेक्शन क्या है आप देख रहे होंगे, और आज से थोड़ा आपका बोर्ड का क्लियरनेस भी बढ़ गया होगा, क्योंकि लाइटिंग सिस्टम बदल दिए यहाँ पर, है ना। देखिएगा चमके उमकेगा नहीं अब कहीं से। चलिए बात समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से फिर से यहाँ पर। और आज आप लोग को क्वेश्चन भेजेंगे हम ग्रुप में, है ना। वो क्वेश्चन अगले क्लास में बना के रखना है। देखिए पढ़िए एक बार, नोट्स बनाइए, है ना, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, तब मजा आ जाएगा। अब देखिए समरी, आज का समरी क्या है वो समझ लीजिए। आज क्या क्या हम लोग जाने हैं। सबसे पहले जाने कि स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पर स्पीड ऑफ वेव जो होता है v बराबर अंडर रूट टेंशन बटा लीनियर मास डेंसिटी होता है। फार्मूला हम 2 बार में लिखेंगे, इसलिए लाइन पहले ही घेर देते हैं इधर और उधर। फिर हम लोग पढ़े स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम v बराबर अंडर रूट इलास्टिसिटी बाई डेंसिटी। अब बताइए ध्यान से समझिए, ई फॉर इलास्टिसिटी। अब फार्मूला को एलोबरेट कर रहे हैं, मतलब फार्मूला कैसे कहाँ क्वेश्चन में लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। फार्मूला कहाँ कैसे क्वेश्चन में लगेगा वो समझिए। अब इलास्टिसिटी कितने तरह का था, 3 तरह का, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। तो याद कीजिए स्पीड ऑफ वेव इन मेटालिक रॉड रहेगा, उसमें क्या होगा स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला। तो वहां पर भी बराबर होगा आपको बाई बटा रो, और बाई क्या है आपको पता है, बाई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या इलास्टिसिटी, याद कीजिए। अगर रॉड में कहीं क्वेश्चन देते बनाने के लिए तो आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, रॉड में अगर कहीं यूज करना रहेगा तो। और स्पीड ऑफ वेव इन फ्लूइड रहेगा स्पीड ऑफ वेव इन फ्लूइड। फ्लूइड मतलब सिंपल लिख देते हैं वाटर और एयर, मतलब वाटर मतलब लिक्विड, एयर मतलब हवा। जो भी बराबर होगा वो अंडर रूट बल्क मॉडुलस होगा, अब बाई डेंसिटी होगा। बी क्या होगा, बल्क मॉडुलस होगा, बल्क मॉडुलस, है ना। तो एक बात समझ लीजिए, स्पीड ऑफ वेव, साउंड वेव इन एयर निकालना चाहते हैं, स्पीड ऑफ वेव इन वाटर, पानी में निकालना चाहते हैं, क्या होगा। तो v बराबर, आप बताइए बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर आपको पता है। अगर बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर आपको पता हो जाएगा तो आप क्या निकाल देंगे, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन वाटर, बल्क मॉडुलस। और डेंसिटी ऑफ वाटर पता है आपको कि 1000 होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है आपको पता है कि आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है कि 1000 होता है। ठीक है, तो उसी तरह से बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर। देखिए इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, हम तुरंत नेट पर सर्च किए हैं। तो इस पर है 2.2 इंटू गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो
2.2 और गीगा मतलब होता है 9, कितना है, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर है, ये सब यूनिट में दिया हुआ है। अब इसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना तो लगभग 1480 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यहीं से निकलता है सबका स्पीड ऑफ साउंड। अब आप बताइए जितने तरह का लिक्विड रहेगा सब में, देखिए 3 जीरो हटा दीजिए यहाँ से तो 6 जीरो हो जाएगा, और 6 जीरो हो जाएगा तो उसका 6 का क्या कीजिए बाहर निकाल दिए, 6 का 3 जीरो बाहर निकाल दिए, 3 वो, और 2.2 का रूट निकालिए तो 2 का रूट होता है 1.414, तो उससे ज्यादा 3 जीरो कीजिए 1480, और हम लोग रखते हैं 1500। ये हमको वैल्यू ऐसे याद था 1418, लेकिन हम लोग पानी में साउंड वेव जो है 1500 मीटर पर सेकंड चलता है, हवा में 332। ये बात कैसे पता चलेगा, तो ये सब फॉर्मूला से आएगा आपको, यानी बात समझ गए होंगे कि अब डिफरेंट लिक्विड में स्पीड ऑफ वेव अलग अलग होता है। क्यों होता है, क्योंकि बल्क मॉडुलस सबका अलग अलग होता है। तो याद हो गया यहाँ से फॉर्मूला कैसे लगेगा। देखिए अगर स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ साउंड टेंशन बटा, आप समझ गए होंगे कि क्या है, स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम इलास्टिसिटी बाई रो, ये मेन फार्मूला हुआ। अगर ये फार्मूला सिर्फ याद है तो आपको टेंशन लेने की नहीं जरूरत है। कब, जब को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का पूरा प्रॉपर्टीज का स्टडी हो और दिमाग में हो तो, क्योंकि इसी फार्मूला को हम यहाँ पर कहिए हैं रॉड में। इलास्टिसिटी जो होता है 3 तरह का होता है, रॉड के लिए यंग्स मॉडुलस होगा, हवा पानी के लिए बल्क मॉडुलस होगा। तो हवा में जब चलता है तो हम पानी का पहले निकाल दिए, और अब वही लिख रहे हैं स्पीड ऑफ वेव इन एयर। हवा की बात कर रहे हैं तो हवा वाला तो अभी निकाले हैं, भी बराबर क्या, अंडर रूट गामा, आप पी बाई रो आ गया था, याद कर लीजिए। तब पी बाई रो आ गया था, क्यों, अभी फॉर्मूला हम लोग देखे थे। और गामा का वैल्यू क्या है आपका, सीपी बाई सीवी है। ये बात याद रखिएगा, हवा में सीपी बाई सीवी, ये नहीं कि इसको यंग्स मॉडुलस समझ लीजिएगा, इसलिए बार बार लिख रहे हैं, यहाँ यंग्स मॉडुलस है, वहां सीपी बाई सीवी है। ये नहीं कि फार्मूला उतारते समय सब बात लिखवे नहीं कीजिए आप बाद में कंफ्यूजन कि जा ये क्या हो गया, है ना। हवा में कभी यंग्स मॉडुलस नहीं हो सकता, यंग्स मॉडुलस सिर्फ मेटल के रॉड में लगता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा के लिए। अब देखिए फिर से आ जाइए कहाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता होगा, आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता है, हम ही पढ़ाए, पीवी बराबर एनआरटी। एक फार्मूला भी डिराइव किए थे, पी बाई रो बराबर क्या आया था, याद कीजिए, आरटी बाई एम। फिर से डिराइव करना पड़ेगा क्या, प्रेशर बाई डेंसिटी बराबर आया था आरटी बाई क्या आया था आपका, एम आया था। तो स्पीड ऑफ वेव यानी साउंड वेव इन एयर का जो फार्मूला हो गया, क्या वो फार्मूला, वो देखिए अब ध्यान से, अब छोटा छोटा सा लिख रहे हैं। सबसे पहले गामा पी बाई रो आएगा, एक फार्मूला क्या होगा आपका, गामा पी बाई रो होगा, बात समझ लीजिए ध्यान से। दूसरा जो होगा अंडर रूट गामा आर टी बाई एम होगा, देख लीजिए ध्यान से, गामा आर टी बाई एम होगा, यानी आर क्या, फिर वही टी क्या, टेम्परेचर, एम है मोलर मास ऑफ गैस है। अब याद कीजिए हर एक गैस में स्पीड ऑफ साउंड वेव भी अलग अलग होगा, हर एक गैस में स्पीड ऑफ साउंड, ऑक्सीजन में अलग होगा, नाइट्रोजन में अलग होगा, सब में अलग अलग होगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप, आए बात समझ में कि नहीं। तो यहाँ पर ये सब फॉर्मूला याद रखना है कि ये है आपका गामा जो सीपी बाई सीवी है, और स्पीड ऑफ साउंड वेव होगा गामा पी बाई रो, या पी बाई रो को गामा आर टी बाई एम लिखते थे। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि स्पीड ऑफ साउंड कैसे बदल जाएगा, प्रेशर के अनुसार, डेंसिटी के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार, और मोलर मास ऑफ गैस के अनुसार। इस पर डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। अब यहां तक में अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो सिंपली आप देख सकते हैं, अगर कोई कष्ट है तो। देख लीजिए, किन्हीं को भी कोई कष्ट है तो बोलिए, क्योंकि इसके बाद मीटिंग एंड होगा, इस पर क्वेश्चन चला जाएगा, आपको क्वेश्चन बना के रखना है ना। चलिए तो आज का कहानी यहीं तक समाप्त करते हैं, है ना। अब मीटिंग को एंड कर देते हैं, किन्हीं को कुछ पूछना भी नहीं है ना। आज 2 बजे का भी क्लास ज्वाइन कीजिए आप लोग, 2 बजे भी अच्छा अच्छा चीज चल रहा है कल वाला में। मीटिंग क्या कुछ पूछना है।
है तो बोलिए।